फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जो खुद को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे। सो फ्रेंड्स, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में भी ऐसा ही है। इसके जो वेरिएबल्स होते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक सर्टेन पैरामीटर के बाद खुद को रिपीट करते हैं और हमें बताते हैं कि किसी भी तरीके के पीरियोडिक मोशन, किसी भी तरीके के ऑक्सिलेटरी मोशन में किस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कब जा करके रिपीट होंगे। सो फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलिए। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने से पहले हम इसके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेना चाहते हैं, जिसका नाम है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, हमें पता है कि कोई भी मोशन जब खुद को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो हम इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होता है जिसमें कि एक बार मोशन रिपीट होता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है और जिसे हम टी से डिनोट करते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। वैसे अलग अलग स्केल पर होने वाले पीरियोडिक मोशन के लिए सेकंड्स की दूसरी यूनिट्स का भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, इसलिए हम लोग उसको माइक्रो सेकंड यानी कि 10⁻⁻⁶ सेकंड से लिखते हैं, जिसको कि हम लोग इस तरीके से म्यू एस से डिनोट करते हैं। वही मैं बात करूं मरकरी जो हमारा प्लैनेट है वो ऑर्बिटल मोशन करता है, एक चक्कर काटता है सन का 88 दिनों के अंदर, 88 डेज के अंदर। तो उसके लिए ये जो यूनिट है वो 88 डेज होगी, राइट। तो ये होता है टाइम पीरियड। वहीं अगर हम बात करें एक सर्टेन टाइम पीरियड में, मान लीजिए कि एक सेकंड के अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस मोशन ने खुद को एक सेकंड में कितनी बार रिपीट किया, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स, जिसे कि एक महान साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्स के नाम से रखा गया था। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। देखिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड या सर्टेन टाइम इंटरवल जो है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, और एक सर्टेन टाइम के अंदर कितनी बार उसने मोशन को रिपीट किया, कितने उसने चक्कर काटे, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि टी इज इक्वल्स टू में 1/v, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू में 1/में फ्रीक्वेंसी, या फिर यूं कहें फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू में 1/में टाइम पीरियड, राइट। जैसे मान लीजिए कि टाइम का जो वैल्यू है वो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के अंदर यानी कि टी की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो v इज इक्वल्स टू में 1, यानी कि 1 सेकंड के अंदर एक बार चक्कर काटा तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का बड़ा रोल है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में एक बार मोशन को रिपीट करता है तो इसका एंगल क्या बनेगा, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये गोल घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एंगल होगा वो 2π होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये 360 डिग्री में काटता है और 360 को हम लोग लिखते हैं 2π, तो इसका एंगल लिखेंगे हम लोग 2π म्यू इज इक्वल्स टू में 1/t, राइट। और यहाँ पे 1/t जो है, टी की वैल्यू 1 सेकंड रख दूंगा तो फिर इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2π म्यू, यानी कि ये हो जाती है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर, यानी कि एक 2π एक पूरे चक्कर को इसने 1 सेकंड के अंदर पूरा किया, तो ये हो जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड दोनों एक ही चीज है। एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कि इसने एक सर्टेन टाइम पीरियड यानी कि टी के अंदर 2π यानी कि एक पूरा चक्कर काटा, तो टी इज इक्वल्स टू में 2π, और अगर यहाँ पे t की वैल्यू अगर 1 सेकंड है तो एक यानी कि 1 इज इक्वल्स टू में 2π/t। अब यहाँ पे गौर से देखिए 2π क्या है, एक तरीके से पूरा डिस्प्लेसमेंट है, या इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, राइट। और नीचे है t यानी कि टाइम पीरियड, तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाता है टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड ही तो होती है, वेलोसिटी कहेंगे इसको। तो यानी कि ओमेगा लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2π/t, और इसको अगर हम थोड़ा सा और कन्वर्ट करें तो 2π और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी म्यू। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2π म्यू, और ऊपर हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ये निकाली थी। तो मैंने कहा था ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड इन दोनों की ही जो वैल्यू है वो बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उस डिस्प्लेसमेंट की जिसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास ये एक पूरा का पूरा सर्कुलर है, मोशन करता हुआ एक पॉइंट है, जहां पर ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है जो कि पूरे के पूरे गोले में जो सर्कुलर मोशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे किया क्या है कि हम लोगों ने दो एक्सिस तैयार किए हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो मेरा एस है ये मीन पोजिशन से मान लीजिए कि यहाँ पर है, और ये जो है इसने यहाँ तक की सफर तय किया है, राइट, यहाँ तक का इसने मोशन किया है। तो यहां से अगर मैं इसके ऊपर दो जो है परपेंडिकुलर डालूं, यानी कि एक तो x पे डाल दिया, एक y पे डाल दिया। यहाँ पे x पे जो मैंने इसको डाला है, यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी है b, और y पे जो डाला है वो वैल्यू रखी है c। तो अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व ये करना है कि जब ये a इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करेगा तो इस b और c पे क्या इंफ्लुएंस पड़ेगा। तो अगर हम लोग पहले बात करें b की, देखिए जब ये जो मेरा पार्टिकल a है जब ये पूरे के पूरे पाथ में आगे बढ़ेगा तो ये जो मेरा b है ये भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी अगर मान लो कि मैंने इसको मीन पोजीशन पे यहाँ पे रखा हुआ है, राइट,
यहाँ पर मेरा ए पड़ा हुआ है, तो ए थोड़ा सा आगे गया, मान लीजिए इतना एंगल इसने बना लिया, ओमेगा टी बना लिया। क्यों? क्योंकि इसने टी टाइम के अंदर ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और अब टी टाइम में पहुंचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग लिखते हैं सर्कुलर मोशन में तो ओमेगा से लिखते हैं, तो ओमेगा टी इसका एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से जब ये ए पॉइंट और आगे जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। और इसको थोड़ा और आगे अगर हम लोग लेके जाएंगे, यानी कि ए थोड़ा और आगे जाएगा तो बी नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा दोबारा, ठीक है। और ज्यादा नीचे जाएगा तो और ज्यादा नीचे जाएगा, इस तरीके से फिर वापस यहीं आ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर नीचे जाएगा तो ये इस तरीके से पी की वैल्यू यहां आ जाएगी नीचे, फिर यहाँ पे बी और ए की वैल्यू दोनों की बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप नोट कर पा रहे हो, तो जब ये मेरा ए पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो बी पॉइंट है वो ऊपर नीचे इसी पाथ के ऊपर, मान लीजिए कि वाई है, ये वाई एक्सिस है हमारा, तो इस पाथ के ऊपर ये मेरा बी जो है वो ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। यही चीज तो हमें समझनी है कि मानता हूं कि जो मेरा ए पार्टिकल है ये पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसके सीध में जो पी मेरा या बी जो मेरा पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, उससे ही हमें कैलकुलेट करना है। यही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि मैं इस ए को यहां पे रखा हुआ है मैंने, और यहां पे मेरा जो बी पार्टिकल है आ गया, तो मीन पोजीशन से यानी कि बीच वाले पॉइंट से यहां तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी पोजीशन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए रखा हुआ है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो ओमेगा टी हो गया, राइट। यहाँ पे मेरा बी आ गया है, तो इस हिस्से को अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो इस हिस्से को भी हम लोग वाई रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे और ये जो मेरा आप कह सकते हैं इस चीज को, ये जो रेडियस है, इसको रेडियस तो एक ही रहेगी, बराबर रहेगी, तो इसको आर लिख देते हैं। लेकिन इस रेडियस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। देखिए, मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल की जो रेडियस होती है वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस मोशन के सर्कुलर मोशन के अंदर एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो इसको ए लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल ए लिख सकते हैं, और प्लस माइनस लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि जब ये मेरा पार्टिकल बी जो है यहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये प्लस ए होगा, और जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये जो मेरा पार्टिकल जो घूम घाम के नीचे आ जाएगा, तो इसकी वजह से ये भी तो नीचे आ जाएगा बी पार्टिकल, तो इसको हम लोग माइनस ए लिखेंगे, राइट। तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल को नोट करके देखिए आप लोग, इसको हमने वाई नाम दिया है, इसको हम लोग ए कह लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है यानी कि एच है, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं y अपॉन में a इज इक्वल्स टू में साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? इसके बीच का एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और इससे ही हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर y एक्सिस, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अगर t की वैल्यू अगर जीरो है, t की वैल्यू जीरो कहाँ होगी? टी की वैल्यू जीरो यहाँ होगी, इस पोजीशन के अंदर, यहाँ पे जब यहाँ पे होगा मेरा पार्टिकल, टी की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू मैंने जीरो रख दी, तो ये पूरा पूरा जीरो हो गया, यानी कि वाई इक्वल्स टू में जीरो हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बिल्कुल जड़ में यानी कि मेन पोजीशन पे रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, इसको यहाँ पे ले जाऊं मैं, मान लीजिए कि टी की वैल्यू हो जाती है टी बाय फोर, मान लीजिए इस चीज को टी बाय फोर, मतलब इसके चार हिस्से हैं ना, यहाँ पे टी बाय फोर, यहाँ पे टी बाय टू, इस तरीके से चार हिस्से हो जाएंगे, राइट। तो टी बाय फोर जब इसकी वैल्यू रखी जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू में a साइन 2 पाई अपॉन में t मल्टीप्लाई बाय टी बाय फोर, तब ये कट पिट के आपके सामने निकल के आएगा y इज इक्वल्स टू में a। यानी कि ये जो मेरा b पॉइंट है उस समय यहां पर होगा, इस पोजीशन के ऊपर होगा, ठीक है। यहां पर a की और y की दोनों की वैल्यू बराबर है ना, राइट। इसी तरीके से अब आगे वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहां ले आएंगे इस पॉइंट को t बाय टू रखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू में a साइन 2 पाई अपॉन में t मल्टीप्लाई बाय t बाय टू, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, यानी कि y इज इक्वल्स टू में जीरो। तो सिंपली समझ में आ रहा है कि ये तो x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही तो होगी, यही समझ में आता है हमें। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें इस सी पॉइंट की, जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे डाला हुआ है, तो इसका भी सेम इक्वेशन बनेगा, लेकिन सेम इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि ये कोस थीटा के टर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी का एंगल तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू y की थी मेरी, ये x बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू जो है a तो ऐसा कैसा रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास h है, यानी कि हमारे पास कर्ण है, नीचे हमारे पास बेस है, और हमें L यानी कि परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी आपके पास x अपॉन में a इज इक्वल्स टू में cos ओमेगा t, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी a cos ओमेगा t, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस एक जैसे ही काम करती हैं। यहाँ पर भी आप जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू में a, x इक्वल्स टू में जीरो निकल के आएगी इसी की तरीके से वैल्यू।
तो हमारी ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं, ये साइन ओमेगा टी वाली और कोस ओमेगा टी वाली, ये हमारे लिए एक्स और वाई एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो यहां पे मेनली हमें देखने को यही मिला कि एक पॉइंट जो है वो कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, हमारे इससे जुड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर जो जुड़ा हुआ है, वो अंदर ऑक्सीलेटरी मोशन शो कर रहा है, और उसी ऑक्सीलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोगों ने आगे निकाला है। आगे हमें इसी पॉइंट की वेलोसिटी भी निकालनी है, राइट। तो इसके अलग टर्म होंगे, मतलब उसको अलग तरीके से कैलकुलेट करके निकालेंगे हम लोग। तो उसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत काम आएगा, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आने वाला चेंज ही वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना जरूरी था। तो फ्रेंड्स, आगे के टर्म्स की जब हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीलेशन हमें और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।